तो हमारा टॉपिक चल रहा था समास। समास को हम कंपाउंड भी कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। संक्षेप मतलब छोटा, शॉर्ट। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। ठीक। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ये हम सब पढ़ चुके हैं। और फिर जो मैंने आपको बताया था समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इनको पहचानने की भी एक अपनी ट्रिक होती है। ये भी मैंने आपको बताया था। पदों की प्रधानता के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जाता है। पूर्व प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में, उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय और तत्पुरुष और द्विगु इन 3 में होता है। फिर आता है हमारा दोनों पद में प्रधान कौन होता है, द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद जो है अप्रधान होते हैं वो बहुव्रीहि समास में। इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। ठीक है, जैसे कि अब हम अव्ययी भाव समास पढ़ चुके हैं, उसकी ट्रिक भी बता दी थी मैंने। जैसे कि इसमें बताया जाता है अनु, आ, प्रति। ठीक है, आ, यथा, आवत, हर इस प्रकार के वर्ड्स देखने को मिलते हैं या उनमें उपसर्ग जुड़ के बनता है तो वो होता है हमारा अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में जो होता है हमारा उसमें कारक चिन्ह लुप्त होता है। और क्या होता है, जैसे कि हमें बताया जाता है कि उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, जिस समास के बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है या दोनों पद के बीच का कारक चिन्ह लोप होता है उसे क्या कहता है, तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे कि राजा का कुमार, राजकुमार। ठीक, तो इस टाइप से जैसे कि हमें देखने के लिए मिलेंगे तो वो होते हैं हमारे तत्पुरुष समास। अब आइए हम चलते हैं तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है, जिसे हम द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। जैसे रथ चालक, तो रथ को चलाने वाला या रथ का चालक ऐसे भी बोला जा सकता है। गगनचुंबी, ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कारण तत्पुरुष क्या होता है, करुणापूर्ण या रेखांकित, करुणा से पूर्ण, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, इस टाइप का हमें मीनिंग निकालना पड़ता है। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है प्रयोगशाला, तो प्रयोग के लिए शाला। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। शाला क्या होती है, एक घर, जैसे हम कहते, जैसे कि गौशाला, जिसे हम गौशाला भी बोल सकते हैं। कुछ मतलब इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे पाठशाला, पाठ की शाला, पाठ की विद्या के लिए विद्यालय, इस टाइप के जो वो वर्ड होते हैं ये हमारे संप्रदान कारक कहलाते हैं, जो दो शब्दों से मिलके बनते हैं। अब आता है अपादान का तत्पुरुष, तो इसमें क्या होता है, ऋण मुक्त या गुणहीन, जैसे कि ऋण से मुक्त। ठीक है, उस पर कोई कर्ज नहीं है। संबंध तत्पुरुष, देश रक्षा, गृह स्वामी, मतलब देश रक्षा का मतलब हम इसे तोड़ेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा, देश रक्षा, देश की रक्षा। संबंध तत्पुरुष ये होता है। ठीक, अब आता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में होता है शोकमग्न या धर्मवीर। ठीक है, तो मतलब इसे हम तोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, शोक में मग्न। ठीक है, इस टाइप से एक वर्ड निकल के हमारा तैयार हो जाता है। अब जैसे कि हम बोलें कि जैसे ये हमारे वैसे इसमें नहीं आते समास में, लेकिन इसको यहाँ पर जब तत्पुरुष में हम देखेंगे तो क्या बनता है, जैसे कि अब हमें अगर हम ये पता है कि ये क्या होते हैं, कर्म करण क्या है, तो जब हम इनको पढ़ेंगे कारक में, वैसे तो डीपली मैं आपको कारक में समझाऊंगी लेकिन शॉर्ट में बताती हूँ थोड़ा सा। इनको बोला जाता है ऐसे, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन ए हरे अरे ओ ऐसे करके आते हैं निकल के। ठीक है, जैसे कि जो हमारा करण और आपादान में अंतर क्या होता है, देखिए करण और आपादान में एक अंतर होता है, वो होता है करण और आपादान दोनों कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सिर्फ चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन इन दोनों में मूलभूत अंतर होता है। मतलब क्या डिफरेंस होता है, करण क्रिया का साधन या उपकरण है। ठीक है,
करण क्या है? क्रिया का साधन या उपकरण है। कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करता है उसे करण कहते हैं। जैसे कि अब मेरे पास ये पेन है, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं कलम से लिखती हूँ। तो इसमें कलम क्या है? ये क्या है? मेरा एक यूज़ करने वाली चीज़ है जिसे मैं प्रयोग कर रही हूँ। तो मतलब यहाँ कलम लिखने का उपकरण है। क्या है ये? लिखने का उपकरण है मेरा। ये एक जो आर्टिकल मैंने ले रखी है, एक मेरे पास चीज़ है, थिंग है, वस्तु है जो लिखने की यूज़ की है, वो है पेन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कलम शब्द जो यूज़ हुआ है वो करण कारक में हुआ है। ठीक है, अब एक मैं आपको अपादान का बताती हूँ। जैसे मैंने कल भी बताया था, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है मतलब एक पेड़ है, जैसे कि मैंने एक पेड़ लिया, ठीक है, ये पेड़ मान लिया हमने, इससे एक पत्ता टूट के गिर गया, ये है पत्ते, ये टूट के नीचे ज़मीन पर गिर गया। ठीक है, तो ये पेड़ से क्या हुआ? इसकी अलग हुआ ना, ये इसकी अलगाव की स्थिति हो गई। तो ये हुआ हमारा अपादान कारक। अपादान में जो होता है अलगाव की स्थिति होती है। ठीक है, अपादान कारक पेड़ में है, जैसे कि पत्ते में नहीं। क्या हुआ? पत्ता तो पेड़ की ही एक पूरा का पूरा पेड़ है, उस पर पत्ते लगे हैं, उसमें से एक पत्ता टूट के गिर गया तो वो अलग हो गया। जो अलग हुआ है उसमें अपादान कारक नहीं माना जाता, लेकिन जहाँ से अलग हुआ उसमें अपादान कारक होता है। तो जैसे वो कहाँ से अलग हुआ? पेड़ से। तो पेड़ तो अपनी जगह स्थिर है, जैसे है ना। पत्ता कहाँ है? पत्ता अलग हो गया, इसलिए स्थिर मतलब जो अपनी जगह पर है। ठीक है, वस्तु में अपादान होगा, जो अपनी जगह स्थिर है उसमें अपादान होगा। ठीक है, एक अन्य दूसरा और उदाहरण देती हूँ मैं आपको। जैसे वह गांव से चला गया। कहाँ चला गया? वह गांव से चला गया। यहाँ गांव में अपादान कारक है। जैसे कि गांव थोड़ी गया है, वो गया है गांव से, तो गांव तो अपनी जगह ही स्थिर है। जो चीज़ अपनी जगह स्थिर है उसमें अपादान कारक होता है। ठीक है, और मैं आपको बहुत अच्छे से डीपली करके कारक बताऊंगी। अभी ज़रा इसको समझाने के लिए थोड़ा सा बताना पड़ रहा है, क्योंकि जिससे कि आप इसमें निकाल पाएँ डिफरेंस कि हमें इसको कैसे अलग करना है। ठीक है, वो मुक्त हुआ, किससे मुक्त हुआ? ऋण से। ठीक है, वो गुणहीन, वो हीन है, किससे? गुणों से हीन है, गुण नहीं है उसके अंदर। ठीक है, वो किसकी रक्षा करता है? देश की रक्षा करता है। वो किसका स्वामी है? वो ग्रह का स्वामी है। ठीक, वो किस में मग्न है? शोक में मग्न है। तो ऐसे करके हमें इनको निकालना पड़ता है। जैसे कि अब हम अगर समझें तो क्या होता है? कर्ता क्या होता है? कर्ता होता है जैसे कि क्रिया को संपन्न करने वाला, किसी काम को करने वाला, मीन्स सब्जेक्ट। कर्म क्या होता है? क्रिया से प्रभावित होने वाला, मतलब कि जो हम अपने एफर्ट्स लगाते हैं, काम करते हैं, तो उससे जो प्रभावित हो रहा है वो चीज़। करण क्या होता है? क्रिया का साधन या उपकरण। करण क्या होता है? क्रिया का साधन या उपकरण। ठीक है, अब क्या होता है? संप्रदान। संप्रदान क्या होता है? संप्रदान जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए। ठीक है, संप्रदान में क्या होता है? संप्रदान, इसी में ही मीनिंग निकल रहा है। जैसे कि हम बोलें जिसके लिए कोई क्रिया, मीन्स क्रिया क्या होती है? वर्ब। कोई एक्शन डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो ऐसे ही क्रिया को हम समझे हिंदी में, तो जो कार्य हम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया भी दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, जिसमें कर्म लगता है और कर्म नहीं लगता। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्रिया। जैसे कि
अब मैं बोल रही हूँ तो मेरा बोलना भी एक क्रिया है, मैं लिख रही हूँ वो भी एक क्रिया है। तो संप्रदान क्या हुआ, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए, मीन्स कंप्लीट की जाए, उसे संप्रदान कहते हैं। आपादान जहाँ अलगाव हो वहाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया स्थिर में आपादान होता है, जो अपनी जगह स्थिर है। पत्ते में आपादान नहीं है, पत्ता पेड़ से ही तो अलग हुआ है। गांव से एक बच्चा गया तो बच्चा कहाँ से गया, गांव से ही तो गया, गांव तो अपनी जगह ही स्थिर है। ठीक है, तो अब ऐसे ही संबंध की बात आती है, तो संबंध किससे है, देश से है। वो स्वामी किसका है, घर का है। तो ऐसे ही जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए वो क्या होता है, संबंध तत्पुरुष होता है। ठीक है, जहाँ आपस में रिलेशन हो उसे संबंध तत्पुरुष समास कहा जाता है। आते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास पे। जैसे कि अब मैं बोलूँ कि जो क्रिया के आधार, मीन्स स्थान, समय, अवसर, प्लेस, टाइम एंड ओकेजन, इस टाइप के आदि, मतलब ETC बोल दो, आदि बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप, जिससे आपको इजीली समझ में आए। आदि नहीं समझ में आए तो मैंने इसलिए ETC भी आपको या एक्स बोल दिया है। ठीक, तो जो क्रिया के आधार पर, मीन्स वर्ब के आधार पर स्थान, प्लेस, टाइम, समय, अवसर, ओकेजन का बोध कराए, मतलब पता चलता हो, उसे क्या कहते हैं, अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है संबोधन। संबोधन इसमें नहीं है बट मैं बता देती हूँ क्योंकि ये लास्ट है बिल्कुल। संबोधन होता है किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ हे राम, एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है इसमें। एक्सक्लेमेशन मार्क हम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में हमारा संबोधन कहलाता है। जैसे कि हम बोलें अरे राम, हाय राम, ठीक है, ओ माय गॉड, ऐसे करके हम जब एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद किसी संबोधन कर रहे हैं तो वो सब क्या होता है, हमारा संबोधन कहलाता है। किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा संबोधन कहलाता है। ये आपको इतना समझ में आया तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तत्पुरुष समास में उपयुक्त भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद भी हैं जिसमें प्रमुख है न्य समास। ठीक है, न्य समास क्या होते हैं, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक, मतलब निगेटिव शब्द अ, अन, न, ना, गैर आदि आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, न्य समास कहते हैं। ठीक है, जैसे अधर्म निगेटिव हो गया, धर्म में अ ऐड कर दिया, निगेटिव वर्ड अधर्म, तो धर्म न धर्म, ठीक है, ये सब बोलेंगे न धर्म, जैसे कि अधर्म। अनिष्ट में ईस्ट में न जोड़ दिया, निगेटिव वर्ड बन गया अनिष्ट। आवश्यक में अनावश्यक जोड़ गया तो क्या बन गया, निगेटिव वर्ड। नापसंद, ठीक है, वाजिब, गैर वाजिब, तो ये मतलब निगेटिव वर्ड्स जो बनते हैं वो न्य समास कहलाता है। कर्मधारय समास, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि हम बनाए चरण कमल, ये लिखा हुआ आता है तो इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, चरण कमल के समान चरण। ठीक है, कनक लता, तो कनक की सी लता, कमल नयन, कमल के समान नयन, तो इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। द्विगु समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक, मतलब 1 2 3 ऐसा करके हो, जिसमें काउंटिंग बेस निकल के आया तो विशेष संख्यावाचक विशेषण हो, वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, जैसे सप्त सिंधु, दोपहर,
त्रिलोक, चौराहा, त्रिकोण, तिरंगा। मतलब इनमें काउंट आ रहा है। सप्त मतलब 7, सिंधु मतलब ठीक है दोपहर, दोपहर आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। त्रिलोक 3, चौराहा 4, त्रिकोण 3, तिरंगा 3। द्वंद्व समास, जिन समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एव लगता हो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पहचान, इनकी दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग, जैसे कि नदी नाले, राजा प्रजा, पाप पुण्य, ठीक है, नर नारी, ठंडा गरम, मतलब कि विलोम शब्द देखने को मिलते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं। अब आते हैं हम बहुव्रीहि समास में। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की तरफ संकेत करते हैं, मतलब किसी तीसरे की तरफ इंडिकेट करते हैं, थर्ड जो कैटेगरी होती है, तो उसे बहुव्रीहि समास होता है। लाइक जैसे कि हम बोले नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव, गणेश, ठीक है, या लंबोदर लंबा है उधर जिसका, तो रावण, ठीक है, हनुमान, विष्णु। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जितने भी भगवान आते हैं आपके, वो अधिकतर आपके बहुव्रीहि समास में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगेगी, और आप मेरे साथ बने रहें मेरे कुहू स्टडी पॉइंट चैनल पर। मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और आपको कुछ अलग से पूछना हो इसमें वीडियो में कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई कहीं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।